नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एल्फा एजुकेशन चैनल पे। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन की, जो किसी न किसी टेट और ऑब्वियसली सी टेट में तो पूछे ही जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कौन था? बाल अध्ययन आंदोलन और बाल अध्ययन सोसाइटी की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर नाम क्या आएगा? सबसे पहले स्टैनली हॉल नाम आएगा। और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो इनका संबंध अमेरिका से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्न में से कौन सी अवस्था में बालकों में सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है? सूक्ष्म चिंतन जो है वो प्रारंभ किस अवस्था में हो जाता है? कौन सी अवस्था में? तो आपको बता दें कि बाल्यावस्था जो होती है उसमें जो सूक्ष्म चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है, सीधी बात। प्रश्न संख्या 3, मानव विकास का क्रम चलता है। मानव विकास का क्रम कब तक चलता है? गर्भावस्था तक? नहीं, गर्भावस्था से तो प्रारंभ होता है विकास। ठीक है। और जिस ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ तो ऑप्शन में लास्ट क्या है? ऑप्शन में है प्रौढ़ावस्था। तो आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सीखने पर अधिक बल देता है? सीखने पर अधिगम के नीचे सिद्धांत है, उनमें सबसे अधिक ऐसा कौन सा सिद्धांत जो अधिक सबसे बल देता है? तो वो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया। चलिए, तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। यह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन वाला जो है वो स्किनर ने दिया था कि पहले क्रिया करनी है और उसके बाद जो है कोई न कोई जो उद्दीपक है वो उत्पन्न होगा। पहले क्रिया होगी, बाद में उद्दीपक आएगा। तो ये किसने कहा था? स्किनर ने। और लास्ट शूज का सिद्धांत वर्दीमर कोहलर कोफका, वही वर्दीमर कोहलर कोफका ने दिया। प्रश्न नंबर 5, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन लगाना जरूरी है। नहीं है वर्गीकरण में। तो संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है, लेकिन मनोप्रेरणात्मक क्षेत्र नहीं है। तो आंसर आएगा डी। प्रश्न नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि का प्रकार है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, जिसमें से एक है प्रकृतिवादी बुद्धि। बाकी कोई भी प्रकार की बुद्धि इन्होंने इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं सुझाई। तो कौन से आंसर आएगा? सी आंसर है। प्रकृतिवादी बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? किसने कहा था? देखिए, ये कहा था रॉस ने। किसने? रॉस ने। अगर शक्ति की जगह तत्व आ जाता तो क्या करते? अगर शक्ति तत्व आता तो वुडवर्थ हो जाता आंसर। ठीक बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान किया जाता है। कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो अनुदेशन यानी कि जिस समय अध्यापन चल रहा हो उसी दौरान करवाया जाता है? तो वो देखते हैं। उसमें पहला है मापदंड उल्लिखित मूल्यांकन, ये नहीं है। निरंतर समग्र मूल्यांकन, ये भी नहीं। योगात्मक सबसे आखिरी में होता है। आएगा आंसर निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो आंसर आएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। छात्रों में असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? असामान्य अध्ययन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो असामान्य व्यवहार कर रहा है उसका मतलब उसकी केस स्टडी करने पे, यानी कि व्यक्ति इतिहास आंसर आने वाला है। समाज मिति विधि किसने दी थी? जे.एल. मरीनो ने, और बाकी आंसर आएगा बी। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार है। रचनात्मक सिद्धांत है करके सीखने के सिद्धांत पर आता है। शिक्षण का जो रचनात्मक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? करके सीखना पर आधारित है। आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 11। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है या धनात्मक विज्ञान है? तो ये किसने परिभाषा दी थी? जॉन वॉटसन, जो व्यवहारवाद के जनक है। किसके? व्यवहारवाद के जनक कौन है? जे.बी. वॉटसन। प्रश्न संख्या 12। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी खालिस्तान रूप से अभिप्रेरित है। तो किससे अभिप्रेरित? शैक्षणिक रूप से इसी को अभिप्रेरण नहीं, आध्यात्मिक कोई अभिप्रेरण नहीं, आंतरिक जो है उस रूप से अभिप्रेरित है। अंदर से उसके यह है कि मुझे मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम वो क्लियर करना है। बाह्य वाला इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, कहने का मतलब कम प्रभावी होता है, लेकिन आंतरिक होता है वो सकारात्मक परिणाम प्राप्त कराता है। आंसर आएगा सी। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में शिक्षा का केंद्र बिंदु, ये बात कहते हैं सब, क्या है इसका? आंसर आएगा बालक। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु जब भी पूछे तो आंसर आएगा छात्र या बालक। प्रश्न संख्या 14। विकास की प्रवृत्ति होती है कैसी? धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक दोनों? तो डेवलपमेंट हमेशा कैसा? धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चले आगे चलते हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के पक्ष होते हैं 4। शारीरिक पक्ष, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। 4 पक्ष होते हैं विकास के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। वह कल्पना का कौन सा प्रकार है जिसके आधार पर किसी भौतिक वस्तु का निर्माण किया जाता है? सृजनात्मक कल्पना में केवल आपके ऐसे विचार आएंगे कुछ सर्जन करने का, तो ये आंसर नहीं। उत्पादन कल्पना भी नहीं, उपयुक्त भी नहीं। आंसर आएगा बी, रचनात्मकता, क्रिएटिव थिंकिंग। चलिए प्रश्न संख्या 17। एक आंतरिक दशा जो किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सहायता करती है, इसकी जगह अपन दशा जैसा बातें की है। तो किसी कार्य को कब हम प्रारंभ करते हैं? जब हम अभिप्रेरित होते हैं, यानी अभिप्रेरणा वह एक फैक्टर है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक बात। अभिक्षमता, अभिरुचि किसी कार्य को करने की योग्यता होती है। किसी कार्य को करने की जो योग्यता है वो अभिक्षमता, अभिरुचि होती है। अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति का अन्य नाम है दृष्टिकोण, तो अभिवृत्ति नाम आती है दृष्टिकोण। तो यहाँ पर किसी कार्य को शुरू करने के लिए हमें मोटिवेशन आना जरूरी है। आंसर आएगा डी। बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे केवल शब्द आ गया और आंसर गलत हो जाए, तो यहाँ पर केवल कक्षा में सीख सकते, ये गलत बात है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही बात है।
बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही। तो आंसर कौन सा नहीं है, वो है बच्चे केवल कक्षा में, ऐसा नहीं, बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं। तो आंसर आएगा सेकेंड। प्रश्न संख्या 19 में क्या है, 19 देखिए, अवधान को केंद्रित करने वाली दशा नहीं है। अवधान का मतलब ध्यान को केंद्रित करने वाली कौन सी कंडीशन नहीं है, देखेंगे। जिज्ञासा, अगर आपको जिज्ञासा है किसी कार्य को करने की तो आपका ध्यान उधर तो जाएगा। दूसरा आवश्यकता कब आएगी, जब इस चीज़ का ध्यान में आएगा, हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, तो इसका मतलब आवश्यकता भी ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। मनोवृत्ति, आपका दृष्टिकोण कैसा उस वस्तु के प्रति, तब वो कैसे पता चलेगा, जब आपका उसकी तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन जो वस्तु की नवीनता, इससे ध्यान से कोई लेना देना नहीं। आंसर आएगा डी। कौन सा आंसर आएगा, आंसर आपके आने वाला है डी। वस्तु की नवीनता जो है वो ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दिशा नहीं है। प्रश्न नंबर 20, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम या वह नियम है, कौन सा है। बहुप्रतिक्रिया का नाम नियम नहीं, क्योंकि बहुप्रतिक्रिया से अभिप्राय यह है कि हम किसी कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक बात है। जैसे कोई एक छात्र जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, तो या तो वो गाइड का सहारा लेगा या कोचिंग का सहारा लेगा, और प्रैक्टिस पेपर भी करेगा। तो यानी अलग अलग बहुत सारी प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। अब है आत्मीकरण जो है समायोजन का तरीका होता है, तो ये भी गलत। संतोष भी नहीं, आंसर आएगा आंशिक क्रिया का नियम जो होता है वो कहता है किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके फिर एक एक भाग को पूरा किया जाता है, इसे आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। आंसर आएगा द। प्रश्न संख्या 21, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। देखिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के दौरान जो कार्ल जुंग है उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, उसमें दो प्रकार के बताए, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं एकांत में, किसी से ज़्यादा बात नहीं, कोई सामाजिकता नहीं होती, ज़्यादातर एकांत में रहते हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं उनकी सबकी विशेषता है अधिक मित्र बनाते हैं, दूसरों में रुचि रखते हैं, अति सामाजिक होते हैं, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर होने वाला है। तो बहिर्मुखी की विशेषता ये सभी है, आंसर है द। चलिए प्रश्न संख्या 22, रोसा शाही धब्बा परीक्षण का कौन सा प्रकार है। तो इसमें व्यक्तिगत ये नहीं आएगा, प्रक्षेपी, बिल्कुल इसका आंसर आएगा प्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती है, एक प्रक्षेपी विधि और दूसरी है अप्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व मापन की विधियां, ठीक है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी के अंदर आते इंक ब्लॉक टेस्ट यानी शाही धब्बा परीक्षण, और बाकी शेष रही इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्रक्षेपी विधि जो है किसने दी, हर्मन रोसाक ने, बोले कब दी, तो 1921 में, इसने 21 में दी थी, 1921 में इन्होंने इसके बारे में बताया। चलिए आंसर आ गया बी। प्रश्न संख्या 23, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मूल्यांकन से ही तो पता चलता है कि बालक उस कार्य विशेष के अंदर परिणाम प्राप्त करने में सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मूल्यांकन से अभिप्राय होता है, आंसर सी। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा एनसीएफ मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। एनसीएफ के जो कोटेशन है वो दिए गए हैं, जिसमें से अपन को पता लगाना कौन सा नहीं है। नंबर 1, ज्ञान को स्कूली के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये सही बात है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ये भी सही बात, ये अपना सिद्धांत है इसका, अनुच्छेद 2005 का। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा सी, आंसर इसका है, जो ये मार्गदर्शक वाला सिद्धांत नहीं बता रहा है।
क्योंकि ये त्रिभाषा के बारे में बात करता है। ठीक है, मातृभाषा और मातृभाषा की बात कर रहा है, अंग्रेजी की भाषा और वैकल्पिक भाषा की बात करेगा ये त्रिभाषी सूत्र। तो इसमें अंग्रेजी विशेष पर ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। सभी पर करेगा। इन सब के हिसाब से बालक का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित रहेगा। आंसर आएगा डी। प्रश्न संख्या 26। आधार पत्र का अन्य नाम क्या है? ब्लूप्रिंट का जो है आधार पत्र, ब्लूप्रिंट नील पत्र कह सकते हैं। तो नील पत्र, ब्लूप्रिंट, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न पत्र नहीं है क्योंकि प्रश्न पत्र बाद में बनता, पहले उनका आधार तो बनेगा तभी। तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से प्रयोजन पद्धति का सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत की बात कर रहा है, वास्तविकता का सिद्धांत, यानी कि जो भी अपन पाठ में पढ़ाने जा रहे हैं वो वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। सामाजिक विकास करे, क्रियाशील रखे बच्चे को, ये भी सही। लेकिन जो विशिष्ट सामान्य की ओर जो है ये सिद्धांत नहीं, ये शिक्षण का सूत्र है। इस तरीके से ये तरीका है, सिद्धांत नहीं। तो आंसर आएगा डी। प्रश्न संख्या 28। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है। ज्ञानेंद्रिय सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, स्रोत संदर्भ विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि, कार्य गोष्ठी विधि। तो आएगा भ्रमण विधि में सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रिय आ जाएगी, कर्मेंद्रिय वगैरह सब। ठीक बात, तो आंसर आएगा भ्रमण विधि। प्रश्न संख्या 29। वही परीक्षा पूर्णतः वेद मानी जाएगी जिसमें क्या हो? निबंधात्मक प्रश्न हो। निबंधात्मक होंगे तो आत्मनिष्ठ हो जाएगी। आत्मनिष्ठता तो वेद नहीं हो रहेगी। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्न हो, ये भी नहीं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो वेद होती है और विश्वसनीय भी होती है, विश्वसनीय। ठीक है, तो आंसर आएगा सी। श्रव्य साधन, लास्ट प्रश्न है। श्रव्य साधन के रूप में प्रारंभ में क्या विद्यमान था? दूरदर्शन श्रव्य दृश्य है, श्रव्य और दृश्य दोनों है। संगणक भी श्रव्य दृश्य, लेकिन आकाशवाणी है वो केवल क्या है? श्रव्य साधन के रूप में है। आंसर सी बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी प्रश्न था। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।